रेडियो डॉक्टर आज के इस कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, प्रतिवर्ष रोगाणु जनित रोगों के कारण लाखों लोग असमय ही काल के गाल में चले जाते हैं और इस स्थिति को रोकने के लिए, इस मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रतिवर्ष 18 से 24 नवंबर तक विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और ये रोगाणुरोधी हम लोग जो मनाते हैं सप्ताह, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है और ये रोगाणु जनित रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, इन सब के बारे में आज बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर पीयूष जैन को, जो कि डिप्टी सीएमओ है आगरा में और साथ ही जिला चिकित्सालय आगरा में वरिष्ठ फिजिशियन है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम आपका आगरा स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। एक बात और मैं अपने श्रोताओं को शेयर कर दूं कि गैर संक्रामक रोगों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको भारत सरकार की फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपके बारे में अपने श्रोताओं को शेयर करना चाहता हूं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हम क्यों मनाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? ये जो एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो वीक है, जो विश्व रोगाणुरोधी सप्ताह है, ये अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है और इसको WHO के द्वारा और CDC के द्वारा सभी देशों से मनाए जाने की अपील करी गई है। 2015 में WHO की एक मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड काउंसिल की भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह विस्तार रूप से डिस्कस किया गया था कि पूरे विश्व में जो एंटीबायोटिक्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग मरीजों में और अलग अलग देशों के अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में जो बैक्टीरियाज हैं उनमें जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स पूरे विश्व में प्रेस्क्राइब हो रही हैं उनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जिससे जो बैक्टीरिया अलग अलग बीमारियों में जो एक कारण होते हैं उनको जब हम नॉर्मल एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो वो उस पर असर नहीं कर रही हैं। लोगों में जो बीमारी का टेन्योर होता है वो बढ़ रहा है। लोगों की जो बीमारी 3 से 5 दिन में ठीक होनी चाहिए थी वो ठीक होने में ज्यादा समय लग रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं। और ये सब जो एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो हमारे समाज में डेवलप हुआ है, ये सिर्फ बीमारियों के लिए ही घातक नहीं है, जबकि लोग इसमें विकलांग भी होते हैं। अगर किसी में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, लोग इसमें मोर्टेलिटी भी रेट बढ़ती है और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन भी है पूरे विश्व के ऊपर और देशों के ऊपर। इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर WHO ने पूरा एक सप्ताह जागरूकता सप्ताह बनाने का निर्णय किया है और जिसमें लोगों के साथ साथ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी जागरूक किया जाएगा। जी, मैं देख रहा था कि प्रतिवर्ष कोई न कोई थीम रखी जाती है और इस वर्ष की 2023 की जो थीम है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसको एक साथ रोकना, उसको कम करना, जो बैक्टीरियाज हैं उनकी। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि अगर हमने जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं जिनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, अगर हमने उनको पार्शियल रूप से अगर टारगेट किया कि हमने कुछ बैक्टीरिया जिनमें कुछ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है उनको तो टारगेट किया और बाकी को नहीं किया, तो तब तक बाकी जो बैक्टीरिया जिसमें जो टारगेटेड नहीं है, जिनके अगेंस्ट में हमने पॉलिसी में बदलाव नहीं किए, वो तब तक इतना डिवीजन और इतना विस्तार पूर्वक उनका फैलना समाज में हो पाएगा कि बाद में उनको अलग से टारगेट करना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इसीलिए एक साथ इनको टारगेट करना, एक साथ इनको टारगेट करना, जिससे समाज में किसी भी स्तर पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब बचे ही नहीं। जी। और जो भी बैक्टीरियाज हैं वो एक जेन्युइन और जुडिशियल एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू उनको कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर साहब, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं तो उसके विरुद्ध बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस पावर उनकी बढ़ती जाती है, तो ऐसा होता क्यों है, क्या कारण क्या है इसके पीछे? ये मुझे लगता है स्टॉक का बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके 2 कारण होते हैं कि बैक्टीरियाज जो अपने आप में एक माइक्रोब होते हैं, जो एक जीव होते हैं, तो नेचुरल रूप से उनके अंदर किसी भी एंटीबायोटिक के विरुद्ध रेजिस्टेंस डेवलप होना उसके 2 माध्यम होते हैं। एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो बैक्टीरिया में अपने आप डेवलप होता है। उसमें बैक्टीरिया के अंदर कुछ म्यूटेशंस डेवलप होते हैं और उनके डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ आरएनएज में चेंजेस हो जाते हैं, उनके न्यूक्लिक एसिड में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक का जो मैकेनिज्म है वो उन पर असर नहीं करता है। मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। अच्छा। हाँ,
और उनके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू एंटीबायोटिक काम करते हैं, उनके अंदर जो चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू एंटीबायोटिक उनकी सेल के अंदर एंटर करते हैं और उनको नष्ट करते हैं, तो वो उसमें मॉडिफिकेशन करके एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। जी। और दूसरा फैक्टर होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जिसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर भी बोलते हैं। वो एक मल्टी फैक्टोरियल फैक्ट है जो कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो एंटीबायोटिक लिखते हैं, पर वो कभी ये नहीं चेक करते कि वास्तव में जो एंटीबायोटिक लिख रहे हैं वो उसी बैक्टीरिया के लिए दी जा रही है जो मरीज के जिस्म में मौजूद है और बीमारी को क्रिएट कर रहा है, या फिर मरीज को अगर 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक लिखी गई है और उसने 3 दिन ही खाई और जिसकी वजह से बैक्टीरिया कमजोर तो हुआ पर वो खत्म नहीं हुआ उसकी बॉडी में। और धीरे धीरे करके उसने अपनी शक्ति को पुनर्निर्माण किया उसके शरीर में और दोबारा वो ज्यादा शक्ति के साथ उसके शरीर में एक्सप्रेस हुआ नई बीमारी के साथ, नई कॉम्प्लिकेशंस के साथ। और आजकल के समाज में, आजकल के जमाने में ट्रैवल बहुत इजी हो गया है और लोगों की क्राउडिंग बहुत जगह पर होने लगी है। तो अगर किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है और वो आदमी एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में जाता है या प्लेन में सफर करता है या बंद कंपार्टमेंट में कई लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करता है या अपने सबऑर्डिनेट के कभी कफ कर देता है या स्नीजिंग हो जाती है, तो इनका स्प्रेड भी बहुत जल्दी होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को कैरी करने वाले मनुष्य से बैक्टीरिया को फैलने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और जब भी ये ट्रांसफर ऐसे मनुष्य के आसपास होता है जिसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी किसी न किसी कारण से वीक है, चाहे वो HIV की वजह से हो या कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के लिए हो या वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो उसमें वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से उत्पन्न बीमारी बनने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी कि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उनको इस तरह के संक्रामक रोगों से मतलब परेशान वो जल्दी हो जाते हैं। एग्जैक्टली जी। नॉर्मली हमारी बॉडी में अपना इम्यून सिस्टम होता है जो छोटे मोटे बैक्टीरियाज को, छोटे मोटे इन्फेक्शंस को अपने स्तर पर रोक लेता है। परंतु अगर इम्यूनिटी किसी बीमारी की वजह से, बहुत ज्यादा दवाइयां लेने की वजह से, बहुत ज्यादा क्लासेस या क्राइटेरिया की अलग अलग ग्रुप की दवाइयां लेने की वजह से या कैंसर की वजह से या किसी और वजह से अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो बहुत कम डोज में बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करके बीमारी को जन्म दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अगर डॉक्टर्स जो दवा लिखते हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पर दोनों ही पक्षों को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वाह करना है। जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं वो, और जो दवा ले रहे हैं वो। तो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक जो WHO के द्वारा मनाया जा रहा है पूरे संसार में, इसका मेन टारगेट जो अवेयरनेस का है वो 60% मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है और 40% आम जनता के लिए है। हम ये भी कह सकते हैं कि सबकी बराबर सामाजिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि एंटीबायोटिक जो मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स के द्वारा लिखे जाते हैं अभी भी बहुत लार्ज स्तर पर, खासतौर से एशिया में और सब एशियन कंट्रीज में इनका बहुत नॉन जुडिशियस यूज हो रहा है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस एरिया में ज्यादा डेवलप हो रहा है। एक डेटा मैं शेयर करना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी अलग अलग भयंकर बीमारियों का अगर हम नाम लें कि कैंसर है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, डायबिटीज है, हार्ट अटैक्स हैं, पूरे वर्ल्ड में जितनी डेथ इन बीमारियों में अलग अलग होती हैं, जितनी संख्या में होती हैं, उससे ज्यादा डेथ एक अकेले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं। अच्छा जी। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम लगभग 7 मिलियन डेथ इसकी वजह से हर साल होती हैं। डायबिटिक कैंसर की डेथ अगर हम देखें तो इसके मुकाबले काफी कम होती है। और 2050 तक का जो एक प्रेडिक्शन दिया गया है वो सबसे ज्यादा साउथ एशियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में इसके बढ़ने के चांसेस हैं। जो 7 लाख डेथ हो रही है वो लगभग 10 के आसपास पहुंच जाएंगी और ये वास्तव में एक भयावह स्थिति रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि जिन दवाइयों से हम लोगों को बचाना चाह रहे हैं उन्हीं की अवेयरनेस न होने की वजह से हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच में, आम जनता के बीच में और जो मेडिकल डिस्पेंसिंग जो एजेंसीज हैं उनके बीच में हम उनको नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं इनडायरेक्टली, अनइंटेंशनली। तो निश्चित रूप से जो भयावह जो आपने एक तस्वीर प्रस्तुत की है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है मेडिकल प्रोफेशनल्स की और आम जनता की भी कि जो भी एंटीबायोटिक्स का जो यूज करना है बड़ा सोच समझ कर करना है। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स को भी देखना है और जो आम जनता है, जो लोग एंटीबायोटिक्स दवा लेते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर ने 5 दिन की दवा लिखी और उन्होंने केवल 3 दिन खाकर उनको ऐसा लगा कि आराम हो रहा है, उन्होंने बंद कर दी। बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। मैं सारे
आम जनता से पहले अपील करना चाहूंगा, सारे मरीजों से जो किसी न किसी शारीरिक परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से डॉक्टर्स के पास और प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने डॉक्टर की बात पूरी तरह ध्यान से सुने और जो भी इंस्ट्रक्शन वो आपके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पर या आपको वर्बली बता रहा है उसका पूरा पालन करें। क्योंकि डॉक्टर एक प्रोफेशनल आदमी होता है, जैसे आपके इलेक्ट्रिशियन होता है, कारपेंटर होता है, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। वो अपनी विधा में पारंगत होते हैं और उनको पता होता है कि कितने सिम्टम्स पर, बीमारी की किस स्टेज पर कितने दिन की दवा, कौन सी दवा लिखनी चाहिए। तो अगर वो आपसे कहता है कि आपको 3 दिन तक दिन में 2 बार दवाई खानी है, तो प्लीज उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करें और पूरी दवा टाइम पर लें। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने कम दवा ली, कम ड्यूरेशन की ली, या आपने कोई डोज मिस कर दी, या आपने कम पावर की दवा ले ली, 500 mg की जगह किसी ने आपको कह दिया अरे नहीं बहुत गर्म दवा होती है, आप हल्की ले लें, तो आपने 250 mg की ले ली। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो बीमारी है उसका बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं होगा और मजबूत हो जाएगा। उस समय तो थोड़ा सा शिथिल हो जाएगा और उस समय आपको लगेगा कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, पर ऐसा वास्तव में होता नहीं है। आप अपने बैक्टीरिया को और मजबूत होने का टाइम दे रहे हैं, है ना, जो कि बाद में आप ही को नुकसान पहुंचा सकता है। और इस सभी चीजों के लिए हमारा जो इंडिया का ICMR, जो एक प्राइम एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, यस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है, एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट हो, उनमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग कराना, उनमें एक पॉलिसी डेवलप करना, जो कि ऑलरेडी एक पॉलिसी हमारे यहाँ डेवलप है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में लास्ट बार आई थी, और उसमें एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इसका बनाया गया है कि अगर हमने अभी जागरूकता के माध्यम से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में और मरीजों के बीच में इसको नहीं रोका, तो आगे जाके मरीजों को भी, डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर्स को इसलिए सामना करना पड़ेगा कि बहुत छोटी सी बीमारी के लिए भी उनको हैवी एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे। जो मरीज उनसे ये आशा करने आएंगे कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और इनकी 2 खुराक से हम ठीक हो जाएंगे, वो खुराक मरीज पे काम नहीं करेंगी। और जो मरीज ये समझते हैं कि हम इन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और हमारा इलाज इकोनॉमिकली कम पैसों में हो जाएगा, वो एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की डेवलप से वो इलाज का खर्चा बढ़ेगा। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में है तो मरीज के ऊपर बढ़ेगा, इंश्योरेंस सेक्टर में है तो कंपनीज के ऊपर बढ़ेगा, और पब्लिक सेक्टर में है तो गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यानी कि कुल मिलाकर खर्चा बढ़ना है और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचना है। हाँ, और ये वो खर्चा बढ़ना है जो थोड़ी सी समझदारी से रोका जा सकता है। और इस खर्चे को, जो पैसा इसमें बचेगा, वो गवर्नमेंट दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, मेरा सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अपील है, सभी डॉक्टर से, सभी इंस्टीट्यूट से, कि वो जो ICMR का एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम है उसको अपने यहाँ लॉन्च करें। उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ICMR के कंसल्टेंट्स भी आपके यहाँ विजिट कर सकते हैं। क्योंकि आपके यहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है, आपके यहाँ जो लैब टेक्नीशियंस हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, जो सर्जन्स हैं, वो अभी भी बहुत ज्यादा पेशेंट की बेहतरी के लिए, कभी कभी होता है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन होता है और वहां पर उसकी जरूरत नहीं होती है। जी जी। अभी भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं और इंडिया के जो प्राइम मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर अगर किसी डॉक्टर के द्वारा, वहां पर अगर किसी रेजिडेंट के द्वारा एंटीबायोटिक लिखा जाता है उसके प्रेस्क्रिप्शन पर या केस शीट पर, तो उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आपने सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक्स पेशेंट को प्रेस्क्राइब की हैं, तो इसका मतलब कि आपकी सर्जरी पूरी तरह से, आपको खुद डाउट है कि वो अनहाइजीनिक नहीं थी, कि कहीं ना कहीं उसमें ऐसा स्कोप था कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हो गए हैं। तो बेटर है कि एंटीबायोटिक का यूज ही ना करना पड़े और आप सेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस पर ज्यादा जोर दें। जी जी जी। और ये आम आदमी के लिए भी जरूरी है। जैसे अभी कोविड टाइम में हम लोग बहुत मास्क लगा रहे थे, हम लोग लगातार हैंड वॉशिंग पर ध्यान दे रहे थे, हम लोग सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे, पर दोबारा से वो चीजें हमारे आदत में से गायब होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर हम रेगुलर रूप से अपने बच्चों को सिखाएंगे, जो ओल्ड एज पर्सन हमारे यहाँ पर है, या दूसरी बीमारी से संक्रमित या प्रभावित लोग हमारे घर में हैं, जिनका इम्यून सिस्टम डाउन हो चुका है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे क्राउडिंग प्लेस पे जाने पे मास्क लगाएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या कोई भी चीज टच करने से पहले या बाद में अपने हैंड वॉश का ध्यान रखें और सैनिटाइजर्स का प्रॉपर यूज करें, तो हमें जब इन्फेक्शन के चांसेस ही कम हो जाएंगे,
एंटीबायोटिक लेनी ही नहीं पड़ेगी तो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हम भी अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो स्थितियां अभी बीच में थी कोविड के दौरान, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे, अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे थे, प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे थे। बिल्कुल, तो इसको बंद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, इसको मेंटेन रखिए तो आपको बीमार होने की मतलब मौका ही नहीं आएगा। ये चीजें हमारी लाइफ का पार्ट होनी चाहिए और इससे हम लोग बचे भी रह सकते हैं। और मैं कहता हूं कि भारत जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में अगर हमने कोविड को बहुत अच्छी तरह से कॉम्बैट किया, उसको खत्म किया, तो उसमें इन बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स का बहुत बड़ा हाथ था। गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया और लोगों ने उसको फॉलो भी किया। पर दुख की बात है कि कोविड के बाद दोबारा से क्राउडिंग बढ़ी है और सारे बेसिक जो मेजर्स थे वो दोबारा से खत्म होते दिख रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो भी एक बेसिक मेजर्स हैं, जो चीजें हैं साफ सफाई, अपना ध्यान रखने की, तो उनको तो फॉलो करना ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या भी नहीं है, उसमें कोई विशेष खर्चा भी नहीं, बिल्कुल कोई खर्चा और उसको करके आप बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और ये खर्चा उस खर्चे से बहुत कम है जब आप बीमार होने के बाद डॉक्टर्स के यहाँ लाइन्स में खड़े रहेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और आपका जो डेली का जो वेजेस है या डेली की जो सैलरी है या डेली का जॉब प्रोफाइल जो इफेक्टेड होता है, उस खर्चे से ये ना के बराबर है। जी निश्चित रूप से। और जो लोग तो जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो लोग अपना धंधा रोजगार करते हैं या दुकान करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके लिए बीमार होना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। थोड़ी सी सावधानी से बीमारी को टाला जा सकता है। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग जाकर कहीं कोई जुकाम खांसी या हल्का सा बुखार हुआ या कोई परेशानी हुई तो केमिस्ट के पास गए और उनके पास गए और उन्होंने अपना 2-3 दवा दे दी। तो ये इस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है, मैं ये वाला शब्द यूज करना चाहूंगा और ये बहुत हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सर्दी खांसी जुकाम, आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया। सबसे ज्यादा जो ओवर द काउंटर जो ड्रग यूज होती हैं वो सर्दी खांसी जुकाम के लिए होती हैं। लोगों को लगता है कि वो मेडिकल स्टोर के पास जाएंगे और वहां पर उनको लगता है कि एक क्वालिफाइड बंदा ही बैठा होगा, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट के रूल्स में है कि मेडिकल स्टोर पे एक फार्मासिस्ट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड होते हैं और उनको जानकारी भी होती है। पर इंडिया में अभी प्रैक्टिस अपने पूरे चरम सीमा पर नहीं है। दुख की बात है, अभी ऐसा नहीं है और बहुत सारे अनएक्सपीरियंस्ड लोग, अनएजुकेटेड, अंडर क्वालिफाइड लोग वहां पर होते हैं जो अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कोई सी भी दवा दे सकते हैं। और लोगों को लगता है कि मुझे 3 खुराक या 2 खुराक सर्दी खांसी जुकाम से निपटने के लिए 40 रुपए में मिल गई है, तो कम से कम मैंने डॉक्टर की जो फीस है उसमें अपना बचाव कर लिया है, मुझे इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी पड़ी है। और अभी तक जितनी भी एंटीबायोटिक हमारे समाज में सेल करी जाती हैं, 30% एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर उसमें से होती हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, जो कि सर्दी खांसी जुकाम होता है, उसके लिए यूज करी जाती है आम पब्लिक के द्वारा, अनक्वालिफाइड लोगों के द्वारा। जी ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। ये बहुत खराब स्थिति है और इससे हम अपनी बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो डोज प्रॉपर नहीं होती है, वो डोज टारगेटेड नहीं होती है, वो अंडर डोज भी हो सकती है और कभी कभी जल्दी ठीक होने की चाहत में वो ओवर डोज हैवी एंटीबायोटिक की भी हो सकती है। तो ये दोनों स्थितियां बहुत खराब हैं। और बच्चों में भी खासकर ऐसा होता है कि थोड़ा सा जब वेदर चेंज होता है तो एलर्जी की वजह से या किसी एलर्जिक दूसरी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, हमको नहीं पता होता कि जो सर्दी खांसी जुकाम बच्चों में हो रहा है, हम में हो रहा है, वो वायरल है या बैक्टीरियल है। दोनों की दवाएं अलग अलग होती हैं। और एक रिसर्च में ये सामने भी आया है कि 8 से 10 साल की उम्र तक हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो लगभग कम से कम 15 से 18 एंटीबायोटिक यूज कर चुके होते हैं, अलग अलग तरह की। कभी डायरिया हो गया है ना, कभी सर्दी खांसी जुकाम हो गया, कभी कोई चोट लग गई, तो सबसे पहले एक एंटीबायोटिक तो वो ले ही लेते हैं। और मेरा अभी भी सुझाव है कि वो पीडियाट्रिशियन के पास जाएं। अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है, अगर वुंड क्लीन है, अगर वुंड में कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो वो सिंपल पेन किलर से और ड्रेसिंग से भी ठीक हो सकता है, उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं है, यानी कि मतलब हम भी यही बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से और आप भी यही बात कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हुई है, आपको कोई चोट लगी है या कुछ भी हुआ है, तो आप अपने जो नियर बाई डॉक्टर हैं, आप अपने पड़ोस पे जो भी आपके डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, उनकी सलाह लें और वो जो भी आपको प्रिस्क्राइब करें उस तरह से आप अपना उपचार करें, उसका पूरा पालन करें। बिल्कुल, मतलब आपको अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है, नियम हकीम खतराए जान। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बहुत ही सही कहावत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार इसके लिए बहुत संजीदा भी है, बहुत सीरियस भी है। इसलिए उन्होंने हर शहर में, अभी तक क्या होता था कि शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र होता था और ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र होता था, और जो अर्बन एरिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज होती थी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस में होता था, और जो रूरल में होता था वो सीएससी और पीएससी और सब सेंटर्स के थ्रू होता था। पर गवर्नमेंट ने इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया है। अब
अर्बन एरिया में भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज के अलावा जो वार्ड्स होते हैं, नगर निगम के जो वार्ड होते हैं, उसमें हर वार्ड में हमारे पास अर्बन पीएचसी भी खोली गई है। अच्छा, अर्बन पीएचसी। और उसके बाद और एक स्टेप आगे जाके हर अर्बन पीएचसी के अंडर 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खोलेंगे, जिसको हम एक मोहल्ला क्लिनिक का या एक लोकल क्लिनिक का नाम दे सकते हैं, जहां पर प्रोफेशनल्स वहां पर अपनी सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, स्टाफ होता है, और कम से कम आपके घर के पास अगर गवर्नमेंट ने सुविधा दी है तो आप उसका फायदा उठाएं, और वो निःशुल्क है। वो सबसे बड़ी बात है, वो निःशुल्क है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी है, उसके अंदर में पीएचसी है, सब सेंटर्स हैं, और सब सेंटर्स और पीएचसी को अपग्रेड करके क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स की पोस्टिंग के साथ वहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो अर्बन में है या ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये सिर्फ संक्रामक रोगों के लिए नहीं है, ये गैर संचारी रोग जो कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्ट्रोक, थायराइड, यानी कि कोई भी परेशानी बिल्कुल, और ये थोड़े से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जी, आपको पता होना चाहिए। उनके वर्किंग आवर्स भी फ्लेक्सिबल हैं। जो लोग काम करते हैं, जॉब पे से आते हैं, उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए शाम को 5 बजे तक काम करते हैं। अच्छा जी। तो ये जो आपने बताया डॉक्टर साहब के जो अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में ये इस तरह के केंद्र जो खोले गए हैं, तो ये काम करना शुरू कर दिया है? ये बहुत पहले से काम कर रहे हैं। जो हमारे अर्बन पीएचसी हैं, जो हम यूपीएचसी बोलते हैं, ये ऑलरेडी 30 हैं आगरा में। अच्छा। और उन्होंने आगरा के हर अर्बन एरिया को कवर कर रखा है जी। और वहां से गवर्नमेंट का सारे नेशनल प्रोग्राम्स, जो हेल्थ नेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो वहां से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से संचालित होते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस बारे में लोगों में जागरूकता बहुत कम है। लोगों को नहीं पता है कि इस तरह के सेंटर्स भी होते हैं, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। और अपने आसपास पता करें कि वहां पर कौन सा हेल्थ सेंटर है। बिल्कुल। और इसकी अगर सूचना उनको चाहिए तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वहां के डॉक्टर्स जो इंचार्ज है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, और वहां पर डॉक्टर्स होते हैं, वहां पर स्टाफ नर्सेज होती हैं, वहां फार्मासिस्ट होता है, दवाइयां निःशुल्क मिलती हैं, एएनएम्स होती हैं और आशा भी होती हैं। तो एक पूरा ग्रुप ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स वहां पर होते हैं। पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। वहां पर बेड्स भी होती हैं। अगर किसी को डे केयर सर्विसेज चाहिए तो वहां बोतलें भी चढ़ाई जाती हैं, ड्रिप भी लगाई जाती हैं। अच्छा। आयरन के इंजेक्शंस भी लगते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन सर्विसेज भी दी जाती हैं। तो ये सारी सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं अर्बन पीएचसी के अंडर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खोले गए हैं, ताकि अगर कोई एरिया बड़ा है सपोज, और वहां पर एक कोने के लोगों को उस पीएचसी तक जाने में दिक्कत है, तो गवर्नमेंट ने 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खोल दिए हैं। अच्छा। कि भाई आपके द्वार तक हम लोग आए हुए हैं, आपके घर तक हम लाए, बट आपको पता होना चाहिए जिससे आप अपने आप को बचा पाए। थोड़ी सी अवेयरनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमारे पास में, हमारे आसपास में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमको उनके बारे में जानकारी नहीं है। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे आप अपना बनाइए, और कम से कम वहां की सर्विसेज आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ केयर के लेवल पर ले सकते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि जो गली गली में अनक्वालिफाइड क्वैक्स या झोला छाप डॉक्टर या बंगाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है। और बहुत सारे लोग, मैं देखता हूं कि जनता वहां जाती है और जब तक वहां पर बहुत सारे केसेस खराब भी हो जाते हैं, टाइमली डायग्नोसिस नहीं हो पाते, बहुत सारी अनएथिकल मेडिसिन वहां पर प्रेस्क्राइब करी जाती हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में सिरिंज और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और वहां पर जो लॉसेज होते हैं उसकी कोई गणना नहीं हो पाती है। तो कम से कम अगर आप इन अर्बन हेल्थ सेंटर पर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आएंगे तो वहां पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूटेड एक मेडिकल प्रोफेशनल मिलेगा, जो वहां पर आपको प्राइमरी एड देने के बाद जरूरत के अनुसार हायर सेंटर पर रेफर भी करेगा। डॉक्टर साहब, अमूमन एक आम धारणा है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मतलब लोग सरकारी अस्पताल में मतलब थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि जहां पर भी आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, वहां पर आपको क्राउडिंग की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और एचआर की जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट के सेक्टर में लगभग हर डिपार्टमेंट में है। तो जब ओवर क्राउडिंग होती है, ओवर वेटिंग लिस्ट हो जाती है, वेटिंग लाइंस में लगना पड़ता है, और लॉन्ग ड्यूटी आवर्स भी हो जाती हैं, तो वहां पर डेफिनेटली सर्विस एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी डिले या प्रॉब्लम्स आती हैं। पर चीजें बहुत ज्यादा सुधर रही हैं। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इस पर ध्यान है। आउटसोर्स एजेंसीज के थ्रू और संविदा के माध्यम से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को हायर किया जा रहा है, और ड्रग्स की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अपील करना चाहूंगा पेशेंट से कि थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें। वहां पर आपको बहुत सारी लैब फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। डेफिनेटली चाहे आप रेल डिपार्टमेंट में जाएं, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाएं, या आप इवन ताजमहल देखने जाएं वीकेंड्स पे जहां पर ओवर क्राउडिंग होती है, तो आप पेशेंस रखते हैं और फिर अपनी सर्विसेज का फायदा उठाते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर भी इसी से अछूता नहीं है, और वहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं। बस ये है कि पब्लिक वहां पर इतनी, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आगरा है, वहां डेली 4000 पेशेंट्स आते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, वहां पे 4 से 7000 पेशेंट्स आते हैं। तो इनको टेक केयर करना और कैटर करना, इट्स नॉट ए इजी वर्क।
और पेशेंट से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो किसी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में जाते हैं तो वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखें, रूल्स को फॉलो करें, लाइंस को फॉलो करें और स्वस्थ रहें। वहां प्रशिक्षित डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, निश्चित रूप से आपका इलाज होगा और आप स्वस्थ होकर वापस आएंगे। अब बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आगरा में हैं, जैसे सीटी स्कैन तक वहां फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको जरूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर लोगों को लगता है कि लंबी लाइन में कौन लगेगा, ठीक से देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये सारा पीपीपी मॉडल पे डेवलप किया जा रहा है, हो चुका है और इफेक्टिवली काम भी कर रहा है। बस थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, आपको डायरेक्शंस फॉलो करनी है, डॉक्टर जो बोल रहा है, रूम्स में जाकर आपको डॉक्टर को दिखाना है। सरकार की ओर से बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं और आपको अगर उनका लाभ उठाना है तो थोड़ा पेशेंस रखना है, सहयोग करना है। सहयोग करना। वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर हैं बिल्कुल और पूरा प्रशिक्षित स्टाफ है। एंटी रेबीज के जो इंजेक्शन है डेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगभग 350-400 लगती हैं। जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है। निश्चित रूप से और पूरे प्रिकॉशन और हाइजीनिक कंडीशंस में लगते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह के बारे में, और इस बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं यही बोलना चाहूंगा कि WHO ने जो इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है, अलग अलग कंट्रीज ने जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक बनाया है, इसका जितना ज्यादा प्रचार प्रसार हो वो बहुत जरूरी है। और प्रचार प्रसार सिर्फ इस सप्ताह तक ही होकर ना रह जाए, ये पूरे साल चलना चाहिए। ये अलग अलग जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पॉलिसी का स्प्रेड होना चाहिए। एक बैनर या किसी एक पोस्टर का हमेशा डिस्प्ले होना चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां के मेन डोर पर आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए, क्योंकि पेशेंट्स हॉस्पिटल में ही पहुंचते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो, वहां के मेन एंट्रेंस पर एंटी माइक्रोबियल पॉलिसीज को बहुत ही सिंपल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में, जिससे कि लोग एंटीबायोटिक को कैसे लेना है, क्यों लेना है, कितने दिन तक लेना है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में उनको बोल्ड लेटर्स में लिखकर समझा देना चाहिए। हम लोग इसमें पिक्चर्स का भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारे डिस्प्लेज जो नगर निगम के शहरों में लगे रहते हैं, बहुत सारे डिस्प्लेज जो होटल्स में चलते रहते हैं, जो हॉस्पिटल्स में लगे रहते हैं, उसमें भी इसके बारे में लेमैन लैंग्वेज में कार्टून्स के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा समझाना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि अगर आपने इन प्रिकॉशंस का, सिंपल प्रिकॉशंस का पालन नहीं किया तो आपके शरीर के लिए, आपकी बीमारी के लिए और आपकी इकोनॉमी के लिए ये कितना हानिकारक हो सकता है। यानी कि इसको हमको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, इस चीज को बस कल एक सप्ताह तक या कुछ दिनों तक या एक साल के लिए हमको नहीं करना है। स्कूल्स में भी बच्चों को शुरू से इसके बारे में बताना चाहिए, दवाइयों के बारे में बताना चाहिए। हमारे यहाँ भी हेल्थ एजुकेशन अपने प्राइमरी लेवल पर ही है, सेकेंडरी लेवल की तरफ बढ़ रही है, पर उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में अवेयरनेस कोर्सेज होने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी ये बात कहना चाहेंगे आपके माध्यम से अपने श्रोताओं तक कि अगर आपको कोई परेशानी हुई है, कोई डॉक्टर से आप अपने जो भी नियर बाय डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें और उनकी सलाह के अनुसार दवा लें, दवा बीच में मत छोड़ें और अपने आप से केमिस्ट के पास जाकर दवा ओवर द काउंटर ड्रग्स को बिल्कुल डिस्करेज करें। और मैं डॉक्टर से भी कहना चाहूंगा कि वो जो एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट है वो स्टेप वाइज अप्रोच के द्वारा करें, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड ड्रग, और जो हैवी एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ कल्चर और सेंसिटिविटी के रिपोर्ट के आने के बाद ही उसको यूज करें। जी, तो डॉक्टर पीयूष जी, आपने हमारे श्रोताओं को इस रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।